लकी ने शानदार वाइन बनाई थी। उसे चखते ही शालिनी की नींद उड़ गई और उसे ऐसा लग रहा था कि इससे उसकी कंपनी फिर से जिंदा हो सकती थी। लेकिन इतने में लकी को सुहासिनी का फोन आ गया। उसकी कॉटेज में किसी पेशेंट की मौत हो गई थी और उसके बेटे ने वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया था। लकी वहां पहुंचा और पूरा मामला जानने के बाद उन्हें समझाने लगा, लेकिन वो सुनने को राजी ही नहीं था। तभी लकी को लगा कि उस आदमी की सांस चल रही थी। उसने तुरंत कुछ दवाई मंगवा कर उसका इलाज करना शुरू कर दिया। हालांकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी जिंदा हो सकता था, लेकिन लकी अपनी तरफ से कोशिश में लगा हुआ था। जैसे ही लकी ने उसे इंजेक्शन दिया और आखिर में पूनम का लाया हुआ इंजेक्शन भी दिया, तो धीरे धीरे उस आदमी का शरीर फूलने लगा। वो सभी लोग लकी को दांतों तले उंगली दबाते हुए देखे जा रहे थे। फिर अचानक से उस आदमी का मुंह खुला और बोला, अरे बाप रे। लकी ने बिना देर किए उसका मुंह पकड़ा और उसके जबड़ों को खोल दिया। पास में रखा दवा का कटोरा उसने उसके मुंह में उड़ेल दिया। जैसे ही वो दवा उसके गालों से नीचे उतरी, तो इतने में उस आदमी का शरीर ऊपर से नीचे तक हिल गया और वो झटका खाकर अपनी जगह पर सीधा बैठ गया। पहले तो वो भारी भारी सांसें लेने लगा और उसके बाद आंखें खोलकर सब लोगों की तरफ देखने लगा। पापा। उसके बेटे को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पापा जिंदा हो गया था। वो भागते हुए अपने पापा के पास आया और आकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो बैठा, इतने में उसके बाप ने उसके ऊपर जोर से उल्टी कर दी। उसके पेट में जितनी भी गंदगी थी वो सारी उसके बेटे के मुंह और गर्दन पर लग गई। ये देखकर कुछ लोगों ने घिन के मारे अपना मुंह बंद कर लिया, तो कुछ लोगों ने हंसते हुए। उधर उस आदमी को इस हाल में देखकर सुहासिनी और पूनम का दिमाग खराब हो गया था। ना तो उन्हें और ना ही वहां खड़े किसी आदमी को समझ आ रहा था कि मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता था। उधर बेटा भी अपनी जगह से खड़ा होकर अपने कपड़े साफ करने लगा। उसका बाप मजे से सांस ले रहा था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ था। इतने में लकी उस आदमी के पास आया और उसके मोटे से पेट में एक जोरदार लात मार दी। देख, मैंने तेरे बाप को जिंदा कर दिया है। अगली बार अगर तूने मेरे हॉस्पिटल के बारे में या मेरे साथियों के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। तेरे बाप को लिवर का कैंसर हो गया है। इनकी हालत ऐसे ही खराब नहीं हुई इतनी। देख, शरीर कितना कमजोर हो गया है। उल्टी में से कितनी बदबू आ रही है। शरीर में खून नहीं बचा और तू कह रहा है ये सब ठीक है। बस सीढ़ियों से गिर गए थे। अरे हमें क्या मजा आएगा लोगों की जान लेने में। बेवकूफ कहीं का। लकी उसके ऊपर बस बरसता चला जा रहा था। जितना कुछ उसने लकी और पूनम को सुनाया था, उसका 10 गुना वो उसको सुनाता चला जा रहा था। ये 10-12 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाले हैं। अभी भी टाइम है। अगर अच्छा इलाज करवा लेगा तो बात बन सकती है। बाप को 1 करोड़ में बेचने चला था, लकी ने कहा। और फिर उस बूढ़े की तरफ देखने लगा। वो जिंदा तो हो गया था, लेकिन अब उसके शरीर में इतनी जान भी नहीं थी कि वो खड़ा हो सके। सच में वो अपने आखिरी दिन ही गिन रहा था। मेरे बाप को क्या हुआ है और क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है। मैं ये सब नहीं समझता हूँ। मुझे बस ये पता है कि इन्हें जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें लोगों का इलाज करना नहीं आता है। बेटे ने लोगों के बीच में अपनी साख बचाने के लिए कहा, लेकिन अब की बार कोई भी उसकी बात सुनने को राजी नहीं था। लकी के इलाज ने उसकी दलील को कमजोर कर दिया था। सब लोगों को यही लग रहा था कि उसने अपनी बाप की परवाह नहीं की और अब वो उसका इल्जाम लकी पर लगा रहा था। लकी ने उस बूढ़े को देखा और फिर बोला, बाबूजी, ये यहाँ आपको लाया था और आपकी लाश को 1 करोड़ में बेच रहा था। 1 करोड़ में? ये बूढ़े के होश उड़ गए। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने बाप को झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। मुकरने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर सबने सुना है तुमने कहा था। अभी पुलिस भी आने वाली है। सब पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। मुझे तो ये भी लगता है कि तुम इसके बेटे हो ही नहीं। कहीं धमकी देकर पैसा वसूलने के लिए इस आदमी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे थे? लकी ने तीखी नजरों से उस मोटे आदमी की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? देख रहे हो आप सब, ये आदमी किस तरह की बात कर रहा है? मोटे आदमी ने सारे लोगों की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अब सबका विश्वास लकी के ऊपर बैठ गया था और कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। इनके दांतों में जहर मिला है। तुम चाहो तो मैं सैंपल लेकर उसका टेस्ट करवा सकता हूँ, लेकिन साबित हो जाने पर 3 से 5 साल की जेल है, याद रखना, लकी ने कहा। अब उस मोटे आदमी का चेहरा पीला पड़ने लगा। वो अपने साथ में जिन लोगों को लाया था उन्होंने भी अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिया है। उन्हें इस बात की तो उम्मीद ही नहीं थी कि लकी जहर के बारे में भी पता कर लेगा। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने जहर के बारे में सुना तो उसका शरीर ऊपर से नीचे तक कांप उठा। उसने कांपते हुए कहा, सर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो इन्होंने यहाँ आने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। इन्होंने कहा था कि यहाँ आना, मरने का नाटक करना और हम इन्हें ब्लैकमेल करके इनसे 1 करोड़ रुपए ले लेंगे। उसमें से 10 लाख तुम ले लेना।
अब उस बूढ़े आदमी को भी नहीं मालूम था कि वो सिर्फ 15 दिन का ही मेहमान था। जैसे ही उसकी बात वहां खड़े लोगों ने सुनी तो माहौल सन्न हो गया। सब एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का गोरख धंधा उस आदमी ने चला रखा था। कुछ लोग तो इस बात से हैरान थे कि भले ही उन्होंने उस आदमी को जहर दे दिया था, लेकिन फिर भी लकी उसे जिंदा वापस ले आया था। सब लोगों ने फिर से लकी के इस जज्बे की तारीफ करनी शुरू कर दी। वो तो इस उम्र में डॉक्टर साहब से भी आगे निकल आया था। और उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने जो कहा, उससे तो लकी की इज्जत इन लोगों की नजर में और ज्यादा बढ़ गई। कुछ लोगों को उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था और वो उस मोटे आदमी को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन इतने में लकी देव ने रोका और सीधा उस आदमी की कॉलर पकड़ते हुए पूछा, चल अब सच सच बता, तुझे यहाँ किसने भेजा है? लकी का यह सवाल सुनते ही वो आदमी लड़खड़ा गया। उसके पैर कांपने लगे। उसने थरथराते हुए होठों से लकी से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ तुझे समझ नहीं आ रहा है? लकी ने पूछा और फिर अपनी जेब से ब्लेड का एक टुकड़ा निकाल लिया। उसने वो टुकड़ा उसके गाल पर रख दिया और पूछा, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो फिर से समझाऊं क्या? लकी ने कहा और उसके गाल को हल्का सा रेत दिया। उसमें से खून के कतरे उसकी कॉलर पर गिरने लगे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो पूरी तरीके से सहम गया। उसके आसपास जो लोग खड़े थे उनके भी दांत किटकिटाने लगे थे। उधर उस मोटे आदमी के गाल में से खून बहा जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाता, अचानक से वहां 10 और लोग नीचे गिर गए। उन सभी लोगों को किसी ने जहर दिया था। लकी ने जैसे ही ये देखा तो वो हैरान हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। लकी जी, ये सब, सुहासिनी ने कहा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। इतने में लकी ने चिल्लाते हुए कहा। लकी घबराया नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ये सब अजीब लग रहा था। ये अजीब तरह का जहर उन लोगों को दिया गया था। अब अगर उनमें से कोई भी मारा जाता तो पुलिस वाले कॉटेज पर आते और सारे सवाल जवाब उसी से किए जाते। हालांकि लकी को किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन अगर उसकी चेकिंग हो जाती तो इसका कॉटेज की रेपुटेशन पर बुरा असर हो सकता था। वो लोगों के मन में अपने लिए किसी तरह का शक पैदा होने नहीं देना चाहता था। इसलिए लकी ने सीधा एम्बुलेंस बुलाई और उन सभी लोगों को बाकी लोगों की मदद से बाहर निकलवाने का काम करने लगा। जब लकी ने उन्हें बाहर निकाला तो उसे एहसास हुआ कि बिजनेस करने में और किसी से लड़ने में जमीन आसमान का फर्क था। वहां तो वो लोगों को एक मुक्के में नीचे गिरा सकता था, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते वो किसी से लड़ नहीं सकता था या बिना सोचे वो कोई भी काम नहीं कर सकता था। इसलिए लकी ने सीधा गुरी को बुलाया और उसे सारी चीजें समझा दी। आधे घंटे में गुरी लकी के पास कॉटेज आ गया था। लकी भाई, मैंने इस बूढ़े के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली है। इसका नाम धनराज लाल है। इससे पहले से ही कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारी थी। इसका शरीर ज्यादा से ज्यादा 15 दिन और निकाल सकता था। मैंने दूसरे हॉस्पिटल से इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी निकलवाई है, लेकिन इसकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो बस पैसे ले रहा है। मुझे ये खबर मिली है कि एक आदमी ने इसके बेटे के खाते में पहले ही 2 लाख रुपए डाल दिए थे। वो जो इसका बेटा बनकर आया था उसका नाम रमाशंकर है। ये वही मोटा आदमी है जो यहाँ आकर हंगामा कर रहा था। लेकिन इस धनराज के पीछे भी एक आदमी है। आपको पता है वो कौन है? गुरी ने लकी की टेबल पर उस आदमी की रिपोर्ट फेंकते हुए कहा। लकी ने नाम में अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं नहीं, मेरे तो बहुत सारे दुश्मन हैं। ऐसे में ये किसने किया इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। गुरी ने लकी को पैनी नजरों से देखा और बोला, मैं अभी वैसे तो पता कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये वो प्रताप हाड़ा है और उसके साथी हैं जिन्होंने ये काम किया है। हो सकता है कि हाड़ा परिवार आपके दुश्मनों को फिर से इकट्ठा कर रहा है। लकी ने जैसे ही ये खबर सुनी तो हैरान हो गया कि हाड़ा परिवार फिर से उसके पीछे पड़ गया था। लेकिन लकी को उसकी चिंता नहीं थी, वो उनसे आराम से निपट सकता था। इधर गुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने उन लोगों को बहुत अंदर तक ऑफेंड कर दिया है सर। अगर आप पटना में मार्शल आर्ट्स का स्कूल खोलते तो वो लोग आपके सामने आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन आप तो यहाँ हॉस्पिटल खोलकर बैठ गए और बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे में वो लोग चुप नहीं रहने वाले हैं। ये धनराज, रमाशंकर, ये सब यहीं के लोकल गुंडे हैं सर, और छोटे मोटे अपराधों में लगे रहते हैं। इन लोगों का काम ही खाना पीना और पैसे धुएं मुड़ाना है। ये लोग बहुत ज्यादा कर्जे में हैं और बस इसी बात का हाड़ा परिवार ने फायदा उठाया होगा। वो आपको किसी भी तरह फंसा कर ही दम लेंगे सर। गुरी लकी के सामने बैठ गया। लकी ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। इतने में जैसे ही वहां एक पेशेंट आया तो गुरी ने अपनी बात रोक दी। लकी ने उस पेशेंट को देखा और फिर उसे रवाना कर दिया। इसके बाद गुरी ने फिर से कहा, लकी भाई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में एक बड़ा फोर्स है जो हाड़ा परिवार जैसे छोटे मोटे परिवारों को तो आराम से खत्म कर सकता है। ये लोग अभी इस चीज को समझ नहीं रहे। मैं तो कहता हूँ कि सीधे इनके घर चलते हैं और ठोक देते हैं, उसके बाद सारी चिंता ही खत्म। ये प्रताप हाड़ा अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहा है। इसने ये सब करके बहुत गलत कर दिया है। लेकिन इससे एक बात समझ आ रही है कि वो इस वक्त गुस्से से बौखलाया हुआ है। लेकिन कोई चिंता नहीं, मैं उन्हें कभी भी खत्म कर सकता हूँ, लकी ने कहा। हालांकि वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था।
वो किसी के साथ मारपीट नहीं करना चाहता था, पर फिर भी अगर उसे कोई छेड़ता तो वो उसे छोड़ने वाला भी नहीं था। हमें इस केस को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले ही हाड़ा परिवार की ताकत कम हो गई हो, लेकिन अभी भी उसका बिहार में अच्छा सिक्का चलता है लकी भाई, गुरी ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी उसे हल्के में ले रहा था? क्या हाड़ा परिवार लकी का कुछ बिगाड़ पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने उस मोटे आदमी और उस बूढ़े की सारी पोल खोल दी थी। वो समझ गया था कि ये लोग बदमाश थे और लकी के साथ जालसाजी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो उस मोटे आदमी के मुंह से कुछ निकलवा पाता, इतने में वहां और ढेर सारे लोग बेहोश हो गए। लकी ने तुरंत उन्हें हॉस्पिटल भिजवाने का इंतजाम किया और फिर गुरी को बुला लिया। जब गुरी ने बताया कि इसके पीछे हाड़ा परिवार का हाथ था, तो लकी हैरान हो गया। वो लोग इस हद तक उतर आए थे, उसे यकीन नहीं हो रहा था। इधर गुरी को लग रहा था कि लकी उन्हें हल्के में ले रहा था। लकी भाई, हम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हम आमने सामने उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लोकल में अभी भी उनका बहुत बड़ा बोलबाला है, और वो आमने सामने की लड़ाई में हम लोगों के लिए भारी हो जाएंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि इंतजार करने के बजाय हमें भी उनके ऊपर पीछे से उसी तरह से हमला करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर किया है। जब लकी ने गुरी को घबराते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। गुरी ने उसे समझाने के लिए फिर से कहा, लकी भाई, आपको तो इस सब में बीच में आने की जरूरत भी नहीं है, हम खुद ही इस काम को निपटा देंगे। तुम निपटा लोगे? लकी ने पूछा। ये सुनते ही गुरी हिचकिचा गया। उसे लग रहा था कि लकी उसके ऊपर शक कर रहा था। तुम सुई लेकर तलवार से लड़ाई नहीं कर सकते। अगर तुम उससे लड़ने जाओगे ना, तो वो तुम्हारी हालत खराब कर देगा। और वैसे भी मामला सिर्फ किसी को पीट देने या फिर किसी की जान लेने भर का नहीं है, मामला उससे भी बड़ा है। जब तक हमें ठीक से ये नहीं पता चल जाता कि ये काम किसने किया है और हाड़ा परिवार का इसमें क्या जुड़ाव था, तब तक हमें शांत रहना चाहिए। अगर एक बार पता चल जाए तो हम लड़ेंगे, और ऐसे लड़ेंगे कि उन्हें लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। अगर पता नहीं चलता तो हम उन्हें छेड़ेंगे भी नहीं। लकी भाई, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, गुरी ने कहा। वो लकी को बहुत पसंद करता था और उसी की तरह लड़ना चाहता था। वो लकी की तरह ही दुश्मनों को जड़ से खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि लकी के यहाँ तक पहुंचने का क्या सफर था। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अभी तुम्हें दुनियादारी सीखने की जरूरत है। अगर तुम्हें लड़ना है तो तब मैदान में उतरना जब तक अंदर से आवाज ना आए कि तुम जीत सकते हो, और मेहनत करो, तैयारी करो, और फिर किसी से लड़ने की बात करो, लकी ने कहा। इसके बाद लकी अपनी जगह से उठा और कॉटेज में बने एक कमरे में चला गया। गुरी ने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की थी, लेकिन लकी उससे पहले ही अंदर चला गया था। मैं लड़ सकता हूँ लकी भाई, मैं। इससे पहले कि गुरी अपनी बात खत्म करने के लिए जाते हुए लकी का हाथ पकड़ पाता, लकी पीछे की तरफ घूमा और उसकी गर्दन पकड़ ली। वो लकी की तरफ से इस हमले के लिए जरा भी तैयार नहीं था। उधर लकी ने उसका गला इतनी जोर से दबाया हुआ था कि उसे सांस लेते भी नहीं बन रहा था। उसके माथे पर पसीने आने लगे। तुम्हें याद है ना ये दाव कौन सा है? नहीं ना, लेकिन मुझे याद है कि तुम मुझे पीछे से पकड़ने आने वाले हो, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है, लकी ने कहा, और फिर उसकी गर्दन छोड़ दी। वो मुस्कुराने लगा। गुरी, जो अभी तक घबराया हुआ था, अब उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लकी सच में लकी ही था। उसका कोई आसानी से मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना ये गुस्सा अपनी नाक से उतार कर नीचे रखना होगा, लकी ने कहा। इतने में वहां भबकता हुआ सोनू भी आ गया। सोनू भी इस मामले की जांच में लगा हुआ था। लकी भाई, मैंने सब पता कर लिया है। प्रताप हाड़ा इस वक्त हिल्टन होटल में बैठा है, चलकर खत्म कर देते हैं इस साले को, सोनू ने हाफते हुए कहा। लकी और गुरी कुछ देर के लिए बस उसे देखते रहे और फिर आखिर में वो हंसने लगे। सोनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों हंस क्यों रहे थे। मैं अभी इसे कुछ सिखा रहा था, तुझे भी वही सीखने की जरूरत है। लड़ना लड़ना तो होता रहेगा, जान बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लकी ने कहा और सोनू की तरफ देखने लगा। सोनू को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा था। इतने में गुरी ने उसे सारा मामला समझाया। सोनू को भी हंसी आ गई और आखिर में वो भी सीखने के लिए तैयार हो गया। लकी उन्हें वही दाव सिखाने की कोशिश कर रहा था जो अभी लकी ने गुरी के ऊपर इस्तेमाल की थी। उसने उन्हें वो 10 बार सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो एक बार भी नहीं सीख पाए। और तुम दोनों प्रताप हाड़ा से लड़ने जा रहे हो, लकी ने हंसते हुए कहा। उसे लग रहा था कि वो दोनों बेवकूफों से समझदारी की बातें कर रहा था, लेकिन वो दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे, और जब तक वो सीख नहीं जाते तब तक यहाँ से उठने नहीं वाले थे। लकी भाई, हमें सीखना है, सच में एक बार और ट्राई करते हैं,
सोनू ने कहा और फिर से पोजीशन लेकर खड़ा हो गया। लकी उन्हें फिर से सिखाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर की प्रैक्टिस में ही सोनू और गुरी को समझ आ गया था कि जो लकी मैदान में आसानी से कर लेता था उसे करने में कितनी मेहनत लगती थी। सोनू तो उसके पैरों में गिरने को भी राजी हो गया था। लकी भाई, बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं, क्या मैं आपको लकी सर बुला सकता हूं? सोनू ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की कोशिश करो, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि लकी ने इस चीज के लिए मना नहीं किया था। उधर सोनू भी लकी को अपना गुरु बनाकर खुश हो गया था। कुछ देर की प्रैक्टिस के बाद में वो दोनों ये तय करके वहां से निकल गए कि अब वो लोग हर रोज यहाँ कुछ देर के लिए प्रैक्टिस करने आने वाले थे। उनके जाने के बाद लकी भी ताजी हवा खाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर आ गया। लेकिन जब वो जा रहा था तो उसने सोनू और गुरी को हॉस्पिटल का ध्यान रखने के लिए कुछ लोगों को भेज देने को कहा था। पूनम के साथ सुबह जो हुआ था उसके बाद उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। अगर सुहासिनी नहीं होती वहां तो शायद उसकी जान भी चली जा सकती थी। लकी जब बाहर टहल रहा था तो उसे कॉटेज की काफी चिंता हो रही थी। उसे लग रहा था कि जितना आसान वो इस काम को समझ रहा था उतना आसान ये काम था नहीं। एक तो यहाँ के लोकल गुंडों ने पहले ही उसे परेशान करना शुरू कर दिया था और उसके बाद में जोग्याल परिवार भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। अगर कल को शालिनी दवाई का काम शुरू करती तो जोग्याल परिवार उसे परेशान करने के लिए वहां भी आ सकता था। आखिर में जब लकी इन सब चीजों के बारे में सोच सोच कर थक गया तो उसे लगा कि उसे पिंक पर्ल सोसाइटी में हो आना चाहिए था। वो बहुत दिन से वहां गया नहीं था और वहां क्या हो रहा था उसे इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था। उसे पिंक पर्ल की बहुत चिंता हो रही थी और उससे भी ज्यादा उसे राधिका की चिंता खाई जा रही थी। उसे लग रहा था कि इतने सारे कामों में राधिका उलझ गई होगी और हो सकता था कि वो लकी को इतने दिन ऑफिस न आने की वजह से फटकार भी लगा दे। लेकिन जैसे ही लकी ऑफिस पहुंचा तो उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। उसने देखा ऑफिस की पूरी तरीके से काया पलट हो चुकी थी। पहले वहां बहुत सारी जगह में बहुत कम लोग नजर आते थे लेकिन आज वहां पर काफी सारे लोग नजर आ रहे थे। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग आखिर आए कहां से थे। ये जो कॉर्नर वाला विला है इसका क्या प्राइस है? एक आदमी ने डेस्क पर सवाल किया। उस आदमी के खड़े होने से और बात करने के तरीके से वो काफी अकड़ू नजर आ रहा था। लकी ने उस आदमी को देखा और उसे हंसी आ गई। अभी तो सोनू और गुरी उसके कॉटेज पर ये खबर लेकर आए थे कि हाड़ा परिवार के लोगों ने उसके खिलाफ ये सब जालसाजी की थी और अब लकी ने देखा कि प्रताप हाड़ा डेस्क पर खड़ा होकर उसकी सोसाइटी में विला की प्राइस पूछ रहा था। पृथ्वीराज और शमशीर ने जब से लकी की सोसाइटी में घर खरीदा था तब से सोसाइटी का नाम होने लगा था और अब एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग और पटना के बड़े बड़े लोग भी वहां पर मकान खरीदने आने लगे थे। सर, रेट्स तो 10 करोड़ से शुरू होते हैं लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, लकी ने सेल्समैन से कहा। प्रताप ने जैसे ही इतने पैसे सुने तो वो हैरान हो गया। इतने रेट तो पटना के पॉश इलाके में भी नहीं था जितनी यहाँ की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह इतनी महंगी कैसी हो सकती थी। यानी 5 करोड़ का विला? तुम्हारे बॉस का दिमाग खराब है क्या? ये किस तरह की लूटमार मचा रखी है तुम लोगों ने? प्रताप के साथ में खड़े हुए एक आदमी ने कहा। उसे देखकर लग रहा था कि वो प्रताप का गुर्गा था और उसके सपोर्ट से उछल रहा था। सर प्लीज हमारे बॉस के बारे में कोई कमेंट मत कीजिए। हम लोग यहाँ किसी को लूटने के लिए नहीं बैठे हैं, बस बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे रेट्स बहुत ज्यादा हैं तो आप मत लीजिए। इतने में रिसेप्शन पर खड़ी एक लड़की सामने आई और उसने अपनी कंपनी को डिफेंड करते हुए कहा। वो लकी के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती थी। ये सुनते ही प्रताप और उसके साथ वाले आदमी चुप हो गए। वो तो यहाँ कोई सस्ता सा मकान खरीदने आए थे लेकिन पैसे सुनकर ही उनके होश उड़ गए। उन्हें लग रहा था कि उनकी सारी उम्मीदें टूट गई। इतने में प्रताप की नजर लकी पर पड़ी और उसने कहा, अरे तुम! अचानक से उसके चेहरे और उनकी आंखों का रंग बदल गया और वो लोग गुस्से से लकी की तरफ देख रहे थे। भले ही लकी बहुत बड़ा आदमी हो गया था लेकिन इतना जवान आदमी उन सबको पीछे छोड़कर इतना आगे आ गया था तो उन्हें इस बात की भारी जलन हो रही थी। तुम क्या यहाँ मकान खरीदने आए हो? मालूम भी है यहाँ पर रेट्स क्या है? एक विला भी यहाँ पर 5 करोड़ रुपए का है। क्या तुम खरीद पाओगे? इतना पैसा है तुम्हारे पास? जैसे ही प्रताप ने ये कहा तो वहां खड़े हुए सब लोग उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। उसे मालूम नहीं था कि वो किससे बात कर रहा था। प्रताप की बात सुनते ही सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे। प्रताप को लग रहा था कि वो सब लकी के ऊपर हंस रहे थे। भाई यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इस जगह पर तुम एक कमरा भी नहीं खरीद पाओगे। जब हम जैसे लोगों को सोचना पड़ रहा है तो तुम जैसे लोगों की तो हालत ही खराब हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मकान इतने महंगे हैं? लकी ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या महंगे? अबे बहुत महंगे हैं, इतने महंगे कि तुझे बाहर से ही वापस चले जाना चाहिए था। प्रताप ने फिर से हंसते हुए कहा। लेकिन लकी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, वैसे इतना भी महंगा नहीं है। क्या क्या क्या? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? या एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद से हटने के बाद में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
प्रताप ने पूछा। उसे मालूम नहीं था कि गुलफाम ने लकी को किस पद पर बैठा दिया था। ना ही उसे इस बात की खबर लग पाई थी कि उसने करतार सिंह को उस दिन हरा दिया था। उस खबर को उन लोगों ने ऐसे दबा कर रखा हुआ था कि किसी को भी बाहर इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लग रहा था। इसलिए प्रताप अभी तक उस गलतफहमी में जी रहा था और लकी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। ऐसा नहीं लग रहा कि ये बुढ़ा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। इतने में शमशीर ने कहा, कोई लकी के बारे में इस तरह की बात करे उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। प्रताप सच में लकी से बदतमीजी कर रहा था। क्या कहा? बुढ़ा, जरा तमीज से बात करो, प्रताप ने शमशीर को घूरते हुए कहा। लेकिन शमशीर को उसकी आंखों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने तो बस लकी को देखा और बोला, नमस्ते बॉस। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब प्रताप को पता चलेगा कि लकी ही वहां का बॉस था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफ एम्पायर। गुरी हाड़ा परिवार के खिलाफ गुस्से में उबला जा रहा था। सोनू को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और वो दोनों ही हाड़ा परिवार को सबक सिखाने के लिए बेचैन हुए जा रहे थे। लेकिन लकी को पता था कि वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें लड़ना सिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद लकी पिंक पर्ल सोसाइटी में आ गया। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि प्रताप वहां घर खरीदने के लिए खड़ा था। उसने लकी को देखते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इतने में शमशीर ने लकी की तरफ देखा और कहा, नमस्ते बॉस। क्या? जैसे ही प्रताप ने उसके मुंह से लकी के लिए शब्द सुने तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया था। उसे लग रहा था कि उसके अलावा वहां पर जितने भी लोग खड़े हुए थे उन सभी को किसी तरह की गलत फहमी हो गई थी। क्या कहा तुमने इसे? हा? प्रताप ने शमशीर की तरफ देखते हुए पूछा। बॉस, लकी भाई हमारे बॉस है। यहाँ के सारे विला लकी भाई के हैं। शमशीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारा बॉस है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये आदमी तुम्हारा बॉस कैसे हो सकता है? प्रताप को लग रहा था कि उसकी बदतमीजी की वजह से अब इन लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। ये सब क्या बकवास हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाकी लोग प्रताप के ऊपर हंसे जा रहे थे। प्लीज आप सब लोग ना अपनी आंखें धोकर आओ पहले, तब पता चलेगा कि आदमी कौन है। अरे भाई साहब, आंखें आपको धोने की जरूरत है और साथ ही अपने कानों का इलाज करवाने की भी जरूरत है, समझे क्या? शमशीर ने कहा। अब उससे और ज्यादा नहीं सुना जा रहा था। भले ही वो उसका मेहमान था, लेकिन उसके सहने की भी एक सीमा थी। लेकिन उसकी इतने कड़े शब्दों में कही गई बात पर भी प्रताप को विश्वास नहीं हो रहा था। वो अभी तो लकी पर हंस रहा था, लेकिन अब उसके सारे दांत मुंह के अंदर से पेट में जा गिरे थे। मुझे लगता है या तो आप सब बेवकूफ हैं या फिर ये आदमी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसकी बातों में मत आना, ये बहुत बड़ा बद। इससे पहले कि प्रताप लकी के बारे में आगे कुछ कह पाता, शमशीर ने दराज में से एक कागज निकाला और सीधा प्रताप के सामने लगी हुई टेबल पर पटक दिया। वो कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर थे। प्रताप चुप हो गया और ध्यान से उन पेपर्स को देखने लगा। अब उसके चेहरे का रंग पूरी तरीके से बदल गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और एक पल के लिए जैसे उसके दिल की धड़कन ही बंद हो गई थी। उसके साथ में जो लोग खड़े हुए थे उन्हें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब लकी ने हंसना शुरू कर दिया और कहा, क्या हुआ प्रताप हाड़ा, तुम मुझसे कह रहे थे ना कि मैं यहाँ घर नहीं खरीद सकता हूँ। ये पेपर्स देख, अच्छे से देख, यहाँ के सारे घर ना मेरे ही है। अब बोल, तू इनमें से ना कौन सा घर खरीदने वाला है? बोल, चल तू जिस भी घर पे हाथ रखेगा ना, मैं तुझे वो देने के लिए तैयार हूँ। बता तुझे अब कौन सा चाहिए। लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। क्या ये सब घर तुम्हारे हैं? प्रताप को अब कुछ होश आने लगा था, लेकिन उसके बाद उसने जो सवाल किया उससे ये साबित हो गया था कि वो कितना बड़ा बेवकूफ था। हाँ, सारे घर मेरे हैं और अगर तुझे यहाँ पर खरीदना है तो 5,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अगर तेरे पास में इतना पैसा नहीं है तो हमारा टाइम चल मत खराब कर और निकल यहाँ से, लकी ने गुर्राते हुए कहा। उसकी बात करने का सुर पूरी तरीके से बदल चुका था। वो ऐसे आदमी से बहस करके अपना टाइम जरा भी खराब नहीं करना चाहता था। प्रताप सच में एक पागल आदमी था और सारा स्टाफ उससे नाराज हो गया था। लेकिन लकी की बात सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया
और वो अब लकी को सबक सिखाना चाहता था। वो लकी के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन लकी उससे भी ज्यादा तेज था। इससे पहले कि वो अपना हाथ हिला भी पाता, लकी ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। तुमने तुमने मुझे मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? प्रताप ने कहा। साले साले हराम। प्रताप जब भी कुछ कहता तो लकी उसका जवाब अपने हाथ से देता। उससे प्रताप का कोई खौफ नहीं था। वो जानता था कि प्रताप उसके सामने धूल बराबर था। लकी के हाथ से इतने करारे करारे थप्पड़ खाने के बाद में प्रताप हताशा के गर्त में जा गिरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो खुद इतना बड़ा मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था तो फिर वो लकी के सामने खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा था। क्यों लकी हर बार उसका गाल लाल कर जाता था। लेकिन जो भी हो, तब उसने ठान लिया था कि ये आखिरी बार था। वो अब लकी से मार नहीं खाने वाला था, लेकिन लकी के लिए ये आखिरी बार नहीं था। वो फिर से गुर्राते हुए उसे मारने के लिए आगे आ रहा था, लेकिन इस बार प्रताप ने उस तरह से बर्ताव नहीं किया था जैसा यार पहले किया था। इसलिए उसने लकी के आगे आने से पहले ही अपना सिर नीचे झुका लिया और पीछे खड़ा हो गया। वो जानता था कि इस वक्त हवा लकी की दिशा में चल रही थी। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सभी लकी को पसंद करने वाले थे। ऐसे में अगर वो लकी से लड़ने के लिए जाता तो शायद चीजें उसके लिए भारी हो सकती थी। वो अपनी इज्जत को और मिट्टी में नहीं मिलने देना चाहता था। लकी, मैं तो तुझे बाद में देख लूंगा, प्रताप ने अपनी आंखों को जरा सा ऊपर उठाते हुए कहा। लकी ने उसकी इस बात के जवाब में फिर से उसके गाल को लाल कर दिया। अब की बार लकी की उंगलियां उसके गाल के साथ साथ उसके कानों पर भी छप गई थी। ये जमीन मेरी है, मैं अपनी जमीन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरे गंदे खून की एक बूंद भी मेरी जमीन पर गिरे। इसलिए इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए, चला जा यहाँ से, लकी ने उसे घूरते हुए कहा। उसे किसी बात का डर नहीं था। उसकी नजर में तो प्रताप किसी कुत्ते से बढ़कर नहीं था। वह प्रताप के पास में जब कोई चारा बचा नहीं तो वहां से वो बाहर आ गया। उसके साथ में जो लोग आए थे वो भी बाहर आ गए। लकी के बारे में बात करने लगे। हर किसी की आंखों में लकी के लिए डर और आश्चर्य साफ नजर आ रहा था। इन थप्पड़ों का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ आधे घंटे में प्रताप के साथ जो हुआ वो पूरे पटना में फैल गया। सब लोगों को इस चीज की खबर लग गई थी और पूरे पटना को यह भी समझ आ गया था कि पिंक बॉल के मालिक के साथ में पंगा नहीं लेना है। भले ही लकी ने प्रताप को भगाकर अपना एक कस्टमर खो दिया था, लेकिन उससे उसकी कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा फायदा हुआ। आसान शब्दों में कहें तो पिंक बॉल की मुफ्त में ही पब्लिसिटी हो गई। सोसाइटी की फेम एक रात में इतनी बढ़ गई जितनी गोविल अपने पूरे कैंपेन से नहीं बढ़ा सकता था। सारे बड़े लोग अब उसी के बारे में बात कर रहे थे। इधर लकी ने भी अपने ऑफिस का सारा काम निपटाया और फिर से कॉटेज में आ गया। कॉटेज में चले जाने के बाद उसने सबसे जरूरी 4 चीजों को पूरा कर लिया। सबसे पहले तो उसने पूनम की सेफ्टी के लिए कुछ चीजों का इंतजाम कर दिया। उसने उसके दराज में कुछ एक चाकू और पेपर स्प्रे रखवा दिया ताकि कोई आगे भी उससे किसी तरह की बदतमीजी करे तो वो उसे जवाब दे सके। इसके अलावा उसने रीना, शीना, मीना और टीना को आश्रम से वापस बुलाने का फैसला कर लिया। वहां पर पेशेंट को मैनेज करने से लेकर कॉटेज की सेफ्टी का सारा काम वो अब उन चारों के हाथों में देने वाला था। लेकिन अभी वहां से नानी ने उन चारों को कुछ दिनों के लिए भेजने से मना कर दिया। उनके चले जाने के बाद में आश्रम संभालने के लिए कोई नहीं रह जाने वाला था। ऐसे में पहले उन चारों को अपना ऑप्शन खड़ा करना जरूरी था, उसके बाद ही वो लोग वहां से निकल सकते थे। तीसरी चीज जो लकी ने की वो ये कि उसने आश्रम से वैद्य जी को बोलकर सबसे अच्छी दवाई मंगवा ली। आश्रम के अलावा वो पूरे हिंदुस्तान से सबसे अच्छी दवाई मंगवा रहा था। और चौथी चीज ये थी कि लकी ने अपनी जगह पर वहां दूसरे डॉक्टर्स को बुलाने के बारे में सोच लिया था। वो इतने सारे कामों में उलझा हुआ था कि हर चीज पर खुद से ध्यान नहीं दे सकता था। साथ ही वो ये भी जानता था कि बाहर से आने वाले डॉक्टर्स यहाँ सेवा करने के लिए नहीं बल्कि पैसों के लालच में आने वाले थे। ऐसे में लकी ने सोचा कि एसोसिएशन में उसके साथ जो लोग थे वो उन्हें तैयार करने वाला था। इसके लिए उन्हें पहले कुछ महीने वैद्य जी से आश्रम जाकर काम सीखना पड़ता और उसके बाद में वो लोग हॉस्पिटल के काम करने के लिए आ सकते थे। जब उसने एसोसिएशन के जवान लोगों के सामने ये बात रखी तो सभी लोग काफी खुश हो गए और उसके साथ काम करने को तैयार भी हो गए।
कुछ दिनों बाद में वहां आश्रम से वो 4 लड़कियां भी पहुंच चुकी थीं। लकी से मिले उन्हें काफी वक्त हो गया था और जब उन्हें पता चला कि इस बार लकी खुद उन्हें आगे से बुला रहा था तो ऐसे में वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने सिर्फ कुछ ही दिनों में अपनी जगह 4 नई लड़कियों को तैयार कर दिया और भागी भागी लकी के कॉटेज में आ गई। लक्ष्मण जी! जैसे ही उन चारों ने लकी को देखा तो वो खुशी के मारे पागल हो गई। उस वक्त लकी कुछ मरीजों को देख रहा था। जैसे उसने उन चारों की आवाज सुनी तो पहले तो ठंडी नजरों से ऊपर की तरफ देखा और फिर उन्हें चुप रहने के लिए इशारा कर दिया। लकी को ऐसे देखकर उन्हें एक बार को हैरानी हो गई। वो इतने दिनों के बाद लकी से मिल रही थी और लकी को इस चीज की खुशी नहीं हो रही थी। फिर उन चारों ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर लकी की तरफ देखने लगी। लकी का ध्यान अभी भी पेशेंट के घाव पर ही था। इतने में वो चारों भागी और सीधा लकी से गले लग गई। लकी इस चीज के लिए तैयार नहीं था और उसके हाथ से सुई नीचे गिर गई। थोड़ा हंस दीजिए ना लक्ष्मण जी, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। ओ लक्ष्मण जी, सुनिए ना। अब चारों ने बारी बारी से कहा। जब वहां पेशेंट ने उन लड़कियों की नादानी देखी तो वो खुद भी हंसने लगा। अब लकी के पास में भी कोई हंसने के अलावा चारा नहीं बचा और वो हंसने लगा। काम खत्म होने के बाद लकी उन चारों से अच्छे से मिला और आश्रम के हाल जानने लगा। जब उसे पता चला कि वो लोग इतनी जल्दी यहाँ आ गए तो लकी ने उन्हें कहा कि उन्हें बीच बीच में बारी बारी से आश्रम जाकर वहां का हाल भी देखना होगा। उन चारों को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी और तुरंत ही उन चारों ने वहां काम संभालना शुरू कर दिया। पहले हॉस्पिटल में सिर्फ 3 ही लोग थे, लेकिन अब वहां 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग जमा हो गए थे और ऐसे में कॉटेज की रौनक भी बढ़ गई। मीना ने बीच में वक्त निकाला और लकी के कमरे में चली गई। वहां पर लकी के जितने भी गंदे कपड़े थे उसने उन सबको धो दिया और साथ में उसके कमरे की सफाई भी कर दी। कुछ दिनों में वहां पेशेंट्स का तांता लगने लगा। लोगों के बीच यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि लकी ने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया था और इसकी वजह से वहां ढेर सारे लोग आने लगे थे। लकी ने भी लोगों की सेवा की नजर से दवाओं के दाम आधे कर दिए। अब इस बात को सुनते ही सारे मरीज वैसे ही ठीक हो गए थे। कॉटेज में अब सब कुछ ठीक चलने लगा था। लकी ने सारी चीजों को बहुत आसान बना दिया था और इसलिए सब लोग लकी को दिल से थैंक यू भी बोल रहे थे। लेकिन एक दिन जब वहां हर रोज की तरह काम हो रहा था तब अचानक कॉटेज के दरवाजे के सामने बहुत सारी गाड़ियां तेज रफ्तार में आते हुए रुक गई। जैसे ही वो गाड़ियां रुकी तो उसमें से कुछ आदमी और औरतें बाहर आने लगे। लकी ने जैसे ही उनमें से एक लड़की को देखा तो वो उसे पहचान गया। वो और कोई नहीं बल्कि ईशानी जोगियाल थी। अरे लकी ने इतनी जल्दी यहाँ से डॉक्टर साहब का साइन बोर्ड हटा दिया, ये तो क्राइम है। कम से कम तुम्हें डॉक्टर साहब का बोर्ड कुछ सालों तक तो लगा कर रखना ही चाहिए था। ईशानी ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों आई थी ईशानी इतने सारे लोगों को यहाँ लेकर? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।